हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर इंडिगो, जो हमने लिया है 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से और जिसे लिखा है लुइस फिशर ने, जो कि उनकी फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है। इसके पृष्ठभूमि में है नील की खेती, जिसको हम तिनकटिया कानून के नाम से भी जानते हैं और चंपारण मूवमेंट के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि तीन कठिया कानून क्या है, नील की खेती क्या है और चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। तो इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करें, इंडिगो चैप्टर का एक डिटेल वीडियो और साथ ही साथ इसी चैप्टर पर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक डिटेल वीडियो के लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप चाहें तो उनको भी ज़रूर क्लिक करें और उन वीडियोस को भी देखें। तो आइए लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इसके पृष्ठभूमि को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द इंडिगो चैप्टर। इंडिगो चैप्टर किस चीज पर आधारित है और ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हैं जिनके आंसर आपको इस एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है? व्हाट डिड द पेजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। यानी जो किसान थे, पेजेंट्स का मतलब होता है फार्मर, किसान। जो किसान थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को यानी ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में क्या देते थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। नील की खेती न करने के बदले में ब्रिटिश जो थे वो किसानों से क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। जब सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया, यानी जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था, तो जो नेचुरल इंडिगो जो किसान लोग उगाया करते थे उसके प्राइसेस, उसकी कीमतों में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढते हैं आज के इस एक ही क्वेश्चन में, जो एक लॉन्ग टाइप आंसर भी है और इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी छिपे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, जिसे चंपारण मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, फाइट फॉर द राइट ऑफ फार्मर्स। चंपारण सत्याग्रह क्या है? फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर्स, किसानों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी। किसानों के अधिकार यानी किसानों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसी को चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1917 में लिया गया था। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज महात्मा गांधी फर्स्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन इंडिया। महात्मा गांधी ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में बहुत सारे आंदोलन किए थे जो कि नॉन वायलेंट थे, अहिंसक थे, यानी जिसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया गया था। तो वैसे ही आंदोलनों में से चंपारण सत्याग्रह जो था वो उनका सबसे पहला, फर्स्ट यानी सबसे पहला आंदोलन था, सबसे पहला प्रोटेस्ट था, सबसे पहला विरोध था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अकरिंग इन 1917 इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इट वॉज अ पेजेंट्स अपराइजिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम। ये जो आंदोलन था वो किसानों का, पेजेंट्स का मतलब है किसानों का, अपराइजिंग माने उनका विरोध था। किसानों ने किसके प्रति विरोध जताया था कि एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि शोषणात्मक जो तिनकठिया कानून था जो अंग्रेजों का, उसके खिलाफ जो है किसानों ने विद्रोह किया था। वेयर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स, तिनकठिया कानून क्या है ये? तिनकठिया ये कानून क्या है? वेयर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो इन 3 कठास और 15% ऑफ एवरी बीघा। जहां पर कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों को फोर्स करते थे, विवश करते थे, दे कंपेल द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। वो कहते थे आपको इंडिगो उगाना है, यानी इंडिगो नील की खेती आपको करनी है। कितने हिस्से में करनी है? 3 कट्ठा में करनी है, यानी बीघा। जैसे कि आपको जानना है कि जो बीघा होता है, बीघा यानी लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट होती है, जमीन नापने की एक इकाई होती है बीघा, और उस बीघा में जो होते हैं 20 भाग होते हैं।
तो 20 भाग इस तरह से बटे रहते हैं। अगर उसको बीघा को बराबर बराबर 20 भागों में बांट देंगे, उसमें से 1 2 3 1 2 3 3 भाग में किसानों को नील की खेती करनी थी। और 3 भागों में किसानों को नील की खेती इसलिए करनी थी कि किसान जो है वो ब्रिटिश जमींदारों की खेती में काम किया करते थे और उस खेत में काम करने के बदले उनको किराया देना है। तो किराए देने के रूप में उनको नील की खेती करने के लिए उनको विवश किया जाता था। तो इसीलिए इसको 3 कठिया कानून कहा जाता है। 1 बीघा के 20 भाग होते हैं और उसको हम 3 हिस्से में 3 बराबर-बराबर हिस्से में जब खेती करेंगे तो यानी कि 3 कठिया या 15% 15% भाग में नील की खेती करनी थी। इसीलिए इसको 3 कठिया कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट। और सारी जो 3 हिस्से में 3 भाग में 1 बीघा के 3 भाग में जो नील की खेती करते थे उसको किराए के रूप में पूरा का पूरा वो अंग्रेजों को, अपने लैंडलॉर्ड्स को, अपने जमींदारों को सरेंडर कर देते थे। तो इस प्रकार से ये नील की खेती करवाई जाती थी। अब आगे देखते हैं कि जब वो नील की खेती करवाई जा रही थी तो इसी बीच क्या हुआ। मीनवाइल जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इसी बीच जर्मनी जो देश है उसने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। The prices of natural indigo would go down due to the synthetic indigo। अब क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा था तो उसके प्राइस जो थे, उसकी जो कीमत थी वो कम थी। तो उसकी कीमत के कारण, कम कीमत के कारण जो नेचुरल इंडिगो जो किसान लोग उगाते थे बिहार के, उसके प्राइस जो है बहुत नीचे चले गए। वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। सो इंडिगो प्लांटेशन वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल नाउ। जिससे कि उसके खेती करने के कारण वो जो नील की खेती करना था वो अंग्रेज जमींदारों के लिए कोई प्रॉफिट का सौदा नहीं था। उससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। इसीलिए देयरफॉर द लैंडलॉर्ड फोर्स शेयर क्रॉपर्स टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स यानी किसानों को एक नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए फोर्स किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट? According to the new contract, the sharecroppers were now free to grow indigo or not। जो नया कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार जो शेयर क्रॉपर्स थे वो अब आजाद थे कि वो इंडिगो उगाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहते हैं तो उगाए और नहीं चाहते हैं तो ना उगाए। इसमें उनको कोई बंधन नहीं था। लेकिन बट फॉर दिस फ्रीडम, आजादी तो उनको मिल गई थी, फ्रीडम उनको मिल गई थी, बट फॉर दिस फ्रीडम दे वर टू गिव सम कंपनसेशन टू द लैंडलॉर्ड्स। उस आजादी के बदले में, उस नील की खेती न करने के बदले में उनको अपने लैंडलॉर्ड्स को, अपने जमींदारों को कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा देना पड़ता था, देना पड़ा। उन्होंने कहा इसके बदले तुम हमें कुछ मुआवजा दो, पैसा दो। Those who had already signed the agreement wanted their money back, but the landlords refused। अब क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कुछ मुआवजा देना है तो कुछ किसानों ने उनके अग्रीमेंट को, उनका जो सौदा था, उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट था उसको साइन कर लिया और उसके अनुसार उनको पैसे भी मुआवजे के रूप में, कंपनसेशन के रूप में दे दिए। कुछ ने साइन कर दिया और कुछ ने नहीं किया। लेकिन जिन्होंने साइन किया था, अब जब उनको बात असल में समझ में आई तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा। लेकिन अब जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, इनकार कर दिया। तो वो जब इनकार करने लगे तो किसान जो थे बहुत कष्ट में आ गए। हर तरह से किसानों को पीड़ित करने लगे, सताने लगे, उनका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते थे। तो इसी बीच एक व्यक्ति था, अ डिटरमिन्ड पेजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला। एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो कैसा था? बड़ा डिटरमिन्ड था, वो दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था, जिसके लिए गांधी जी ने रेजोल्यूट शब्द का भी इस्तेमाल किया है अपने संस्मरणों में। जब वो लुईस फिशर को सुना रहे थे तो गांधी जी ने उनके लिए, राजकुमार शुक्ला के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है समवन हु इज नॉट विलिंग टू चेंज हिज माइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डिसीजन को बदलना नहीं चाहता है, अपने जो जिस चीज को वो करना चाहता है वो उसी पर अड़ा है, तो उसे कहते हैं डिटरमिन्ड, दृढ़ प्रतिज्ञ, या रेजोल्यूट, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न। तो ऐसा ही एक
किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार से था। ही परसिस्टेंटली कन्विंस्ड गांधी, वो गांधी जी से मिलने के लिए बहुत ही अड़ा रहा, हटा नहीं। यानी जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां वहां वो गांधी जी से मिलने गया। वो लखनऊ गया, वो कानपुर गया, वो कलकत्ता गया, अहमदाबाद गया। उसके बाद में जब गांधी जी उससे मिलने के लिए सहमत हो गए तो उनको लेकर के वो चंपारण आया, विच मार्क्ड गांधी जी फर्स्ट मेजर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। जिसके कारण जब वो उनको राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी को चंपारण लेकर के आया, तो चंपारण में आकर के गांधी जी ने किसानों के हित में काम करना शुरू किया और अंग्रेजों से वो भिड़ गए, लड़े और उनकी जीत हुई उसमें। उन्होंने 25% पैसा जो है रिफंड के रूप में मांग लिया उनसे। तो ये वाला जो मूवमेंट था, ये चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको पेजेंट मूवमेंट भी बोला जाता है, तिनकठिया कानून भी बोला जाता है। और ये गांधी जी का पहला सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था, विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश में। और ये जो था एंड अ क्रूशियल स्टेप, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम था इन द कंट्रीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। ये वाला जो मूवमेंट था यानी चंपारण मूवमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। इसी मूवमेंट को गांधी जी ने अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बताया है। टर्निंग पॉइंट मीन्स चेंजिंग पॉइंट, यानी कि तभी से गांधी जी के दिमाग में ये विचार आया कि इसी तरह से आंदोलन करके हमें अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है और हमको आज़ादी प्राप्त करनी है। हमारे ही देश में अंग्रेज हमको आदेश देने वाले कौन होते हैं, हमें उन हमें अपनी किसी भी कीमत पर हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के सभी जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए, ये सारे के सारे आंदोलन इसी एक महत्वपूर्ण यानी चंपारण मूवमेंट के कारण ही संभव हो सके। एंड हियर एंड्स द वीडियो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, share this video with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care, goodbye, keep practicing, keep learning. Thanks for watching.